आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा राहुल और तेजस्वी की लंच पार्टी की भी हो रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर की बातचीत सुर्खियों में आ गई। दरअसल तेजस्वी यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने तेजस्वी को शुक्रिया करते हुए पूछा कि अगला लंच किस मछली का होगा, रोहू या कतला। इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने लिखा कि अगला लंच पार्टी में कतला फ्राई मछली होगी और रोहू मछली तरी वाली मिलेगी। कतला और रोहू मछलियों की अलग अलग किस्में हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बियर की कैन अपने सब्सक्राइबर्स को बांटना महंगा पड़ गया। दरअसल हरिद्वार की पहचान धर्म नगरी और तीर्थ नगरी के रूप में है, इसलिए नगर निगम क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध है। लेकिन आरोप है कि अंकुर चौधरी नाम का ये युवक अपने लाइक और सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए अपने फॉलोअर्स को एक चैलेंज दे रहा था। इसमें वो कनखल क्षेत्र में गंगा किनारे बियर छिपा देता है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो तीर्थ पुरोहित समाज ने इसको लेकर आपत्ति जताई और फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया, साथ ही चालान भी काटा। पुलिस की कार्रवाई के बाद उसने अपने किए पर माफी मांगी। लोकेशन रहने वाली है भाई कनखल रामदेव की पुलिया और अपना गिफ्ट रख रहे हैं भाई उस साइड। आइए, जिस क्षेत्रवासी को भी ठेस पहुंची है उससे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और इस संबंध में मेरे ऊपर कार्रवाई भी हुई है, जिसका मेरा चालान कटा है थाने में। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक युवक पर ट्रेन में नकली पावर बैंक बेचने का आरोप लगा। दरअसल जब एक यात्री ने इस पावर बैंक को खरीदने के लिए अपने हाथ में लिया तो दावा है कि उसमें से कुछ मिट्टी बरामद हुई। इसके बाद आरोपी युवक इस यात्री से पावर बैंक छीनने की कोशिश करता है। अपनी पोल खुलने पर आरोपी ने इस घटना का वीडियो नहीं बनाने की बात कही। यूपी के लखनऊ में सपना पोपली नाम की एक महिला ने अपने कमरे में देश का सबसे लंबा मनी प्लांट उगा दिया। ये एक रिकॉर्ड है, इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। इसकी लंबाई 45 फीट है। सपना ने साल 2020 में इस मनी प्लांट को लगाया था। कमरे में लगा ये मनी प्लांट एक गमले से शुरू होकर 12 फीट की छत तक जाता है और उसके बाद 3 दीवारों पर फैल चुका है। यूपी के वाराणसी में भीषण गर्मी के बीच मुफ्त में आइसक्रीम बांटी गई। खास बात ये रही कि इसमें पशु क्रूरता रोकने का भी संदेश दिया गया। असल में ये वीगन चॉकलेट आइसक्रीम थी। ये पहल पेटा इंडिया यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया ने की। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसका हमारी जिंदगी, हमारे परिवार से कैसा संबंध है, कैसे वो प्रभावित हो सकता है। और इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने से जुड़ी हुई है। देश में साइबर फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दिनों दिन साइबर अपराधी नए तरीके अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। साइबर अपराधी कभी गिफ्ट ऑफर के नाम पर और कभी डिलीवरी के नाम पर अपने जाल बिछाते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को एक सिम कार्ड की इशू की सिफारिश की है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि आरोपी ने एक ही नाम पर 35 सिम कार्ड खरीद रखे थे। इतना ही नहीं, साइबर क्रिमिनल दूसरों के नाम पर सिम इशू कराकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा फर्जी सिम कार्ड इशू कराने वाले अपराधियों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 कैसे कोई चीज जिंदगी की जरूरत बन जाती है, यह अंदाजा मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल को देखकर लगाया जा सकता है। मोबाइल ने आम आदमी की जिंदगी को जितनी सहूलियत दी है उतनी ही जोखिम की आशंका भी बढ़ा दी है। इसी आशंका को देखते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। कोर्ट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए एक व्यक्ति के पास एक सिम कार्ड होने की वकालत की है। आरोपी ने कथित तौर पर ऑनलाइन घोटाला करने के लिए 35 सिम कार्ड खरीदे थे।
कोर्ट ने राज्य सरकार से एक नाम से जारी कई सिम और उनके उपयोग की जानकारी जुटाने के साथ भविष्य में एक व्यक्ति को एक सिम देने का सुझाव दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार से ऐसे मामलों की निगरानी करने और नियम बनाने को भी कहा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक केस की सुनवाई के दौरान रिकमेंड किया है कि एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही सिम कार्ड होनी चाहिए, क्योंकि जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सिंगल जस्टिस अनूप चितकारा केस की सुनवाई कर रहे थे तो पाया गया कि एक व्यक्ति 36 सिम का उपयोग कर रहे थे, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और ना जाने कितने आपराधिक काम है वो किए जा सकते हैं। तो उनकी तरफ से रिकमेंड किया गया है कि एक व्यक्ति के पास एक ही सिम होनी चाहिए, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड और दूसरे जो आपराधिक कार्य है उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। अब सवाल उठता है कि जिस मामले की कोर्ट सुनवाई कर रहा था आखिर वो क्या था। सुमित नंदवानी बनाम हरियाणा राज्य मामले में अदालत नंदवानी की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार कर रही थी, जो हिसार के सेंट्रल जेल में बंद है। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला था जिसमें पूछा गया था कि क्या वो घर से काम करते हुए पैसे कमाना चाहता है। हालांकि मैसेज भेजने वाले व्यक्ति के साथ शुरुआती बातचीत में भुगतान शामिल था, जिससे भरोसा बढ़ा और उसने आगे और पैसा जमा करने के लिए कहा, लेकिन अंततः उसे 8 लाख रुपए से अधिक की ठगी का शिकार होना पड़ा। हरियाणा पुलिस की जांच में इस मामले से जुड़े कई बैंक खाते और मोबाइल नंबर मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी मध्य प्रदेश निवासी सुमित नंदवानी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पाया कि नंदवानी ने घोटाले में इस्तेमाल किए गए सिम नंबरों को एक्टिवेट किया और उन्हें अलग अलग लोगों के नाम से रजिस्टर किया। इसके बाद उसने उन्हें साथी आरोपियों को मुहैया कराया। आरोपी नंदवानी ने कथित तौर पर अपने आधार कार्ड के जरिए प्रीपेड सिम कार्ड खरीदा था। इस पर अदालत ने पूछा कि सरकार ने किसी व्यक्ति को एक ही प्रीपेड सिम कार्ड तक सीमित क्यों नहीं रखा, क्योंकि प्रीपेड सिम कार्ड को एक व्यक्ति तक सीमित करने से साइबर अपराधों में काफी कमी आ सकती है। इसने तो अब्यूज किया है सिस्टम को, इन द सेंस इसका कोई बंदा होगा अंदर वहां पे कि उसने 35 सिम ले लिए जहां 9 अलाउड थे और फिर 12 फिर भी एक्टिव थे। टेलीकॉम कंपनी का ग्रॉस फेलियर है। पर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और पूरी श्रद्धा से हाईकोर्ट की तरफ मैं ये कहूँगा 1 सिम पर पर्सन पॉसिबल नहीं है। जब गवर्नमेंट खुद कह रही है 9 सिम्स अलाउड है, हाँ उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस टेलीकॉम कंपनी के होने चाहिए, तो यहाँ नहीं थे। और नॉर्मली कोई भी एंटरप्राइज है वो प्रीपेड सिम नहीं यूज़ करता, बिजनेसेस करते हैं कि थोड़ी देर यूज़ करना है फिर उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो ये ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट को पास करना वाजिब मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव डोमेन में हाईकोर्ट नहीं जा सकता। और बहुत जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, अगर लेजिस्लेटिव डोमेन में हाईकोर्ट जाता है। अब जैसे हाँ एक चीज़ मैं करेक्ट करूंगा, जज साहब ने इस पे जोर दिया है कि जो ऑनरेबल माननीय हमारे जस्टिस अनूप चितकारा जी हैं, उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस यूएपीए या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में है। हाँ जहाँ पे कोई ऑफेंस है विच एंडेंजर्स द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, जहाँ हमें खतरा है। ऐसे में सवाल है कि एक नाम से फिलहाल कितने सिम खरीदे जा सकते हैं। दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन या सिम ले सकता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर भारत में अधिकतम 6 सिम निर्धारित हैं। इसी तरह सभी जगहों पर सिम खरीदने से पहले आवेदक को अपने पास पूर्व में मौजूद सभी सिम की जानकारी घोषणा पत्र में देनी होती है। सिम कार्ड की मदद से साइबर क्रिमिनल कई तरह के फ्रॉड करते हैं। स्कैमर्स किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर सिम जारी करवा लेते हैं। इससे आम आदमी के मन में सवाल उठता है कि उनके नाम पर कितने सिम जारी हुए हैं और इसके बारे में पता लगाया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले https://www.sancharsathi.gov.in पर जाएं। यहाँ नो योर मोबाइल कनेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें। आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए OTP के जरिए लॉगिन करें। यहाँ आप सभी मोबाइल नंबरों को देख सकते हैं जो आपके नाम पर एक्टिव है। इसमें अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपका नहीं है तो आप नॉट माई नंबर पर जाएं। यहाँ नीचे आपको रिपोर्ट पर जाकर क्लिक करने पर वो नंबर डीएक्टिवेट या बंद कर दिया जाएगा। जो इंटेंट है जज साहब की बहुत बढ़िया, पर ये पॉइंट उनके आगे रेज नहीं किया गया कि 9 तो लाउड है। उनके रिसर्चर्स हैं उनकी कोर्ट में और सरकारी वकील साहब हैं, माननीय एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब पेश हुए हैं, तो उनको बताना चाहिए था कोर्ट को 9 तो लाउड है, पर 9 लाउड है विद रेगुलेशंस। जहाँ टेलीकॉम कंपनी का ग्रॉस फेलियर है उसके लिए आप कॉमन मैन को नहीं पेनलाइज कर सकते।
कोई बेचारा छोटा बिजनेस कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, उसको सिम कार्ड चाहिए, 9 उसको अलाउड है, वो ले सकता है। तो वो तो फिर बन जाएगा ना बेचारा, मतलब आप वो तो नाजायज हो जाएगा किसी गरीब के साथ। सो एक चीज को ठीक करने में हम सारे सिस्टम को नहीं बिगाड़ सकते। अगर गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट्री गाइडलाइन दी है, लॉ बनाया कि 9 सिम अलाउड है एक बंदे को, तो वो फॉलो होना चाहिए। जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होता पार्लियामेंट में, हाईकोर्ट रिकमेंड नहीं कर सकता उसको। इस तरह अपने नाम पर चल रहे फर्जी सिम कार्ड का पता लगाकर आप मुसीबत में पड़ने से बच जाएंगे। अब सरकार ने मोबाइल और सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। पुराने नियमों में कई सारी कमियां थी, जिसका फायदा उठाकर फर्जी सिम कार्ड हासिल कर लिए जाते थे। लिहाजा अब सिम कार्ड खरीदना मुश्किल होने जा रहा है। अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करके सिम कार्ड इश्यू करा लेता था, लेकिन अब नया सिम कार्ड लेने के लिए आपको खुद जाना होगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड या कुछ अन्य दस्तावेज देना होगा जो बायोमेट्रिक डिटेल से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आपकी आंखों और हाथों को स्कैन करके वेरीफाई किया जाएगा कि जिसके नाम पर सिम इश्यू किया जा रहा है वो आप हैं या नहीं। इसके अलावा आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। इन सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही सिम कार्ड इश्यू किया जाएगा। फिलहाल फर्जी सिम की वजह से अपराधियों का पता नहीं चल पाता है और उन्हें पकड़ने में पुलिस को मुश्किल आती है। हालांकि सिम कार्ड लेने के नियम सख्त कर दिए गए हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपराधी फर्जी सिम हासिल करने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। लिहाजा फर्जी सिम कार्ड इशू कराने वाले अपराधियों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की ऐसी ही कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। रेलवे ने जम्मू कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर सफल ट्रायल किया। ये पुल रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बनाया गया है। अब जल्द ही इस लाइन पर रेल सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। ये ब्रिज चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पिछली सरकार में मंत्री रहे 15 नेताओं को अपने सरकारी बंगले खाली करने होंगे। इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय के डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट ने 11 जुलाई की डेडलाइन तय करते हुए नोटिस भेज दिए। जिन पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को नोटिस जारी हुए हैं उनमें स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान और राजीव चंद्रशेखर भी शामिल हैं। दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज थोड़ा बदल गया। पहाड़ों में हुई बारिश के बाद यहां तपिश थोड़ी कम महसूस हुई। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस और सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए। इनके पास से काफी हथियार बरामद हुए। बताया गया कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उस्मान IED बनाने में एक्सपर्ट था। ऐसे में उसके पास से काफी बारूद भी मिला। महाराष्ट्र के सतारा में पुलिस ने एक शख्स और उसकी दोस्त को गिरफ्तार किया है, जिन पर खुद को बड़ा अधिकारी बताकर लोगों को झांसा देने का आरोप लगा। दावा है कि कश्मीरा पवार खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय की अधिकारी बताती थी, तो गणेश गायकवाड़ खुद को रॉ एजेंट के तौर पर पेश करता था। आरोप है कि इसी का झांसा देते हुए वो बड़े बड़े टेंडर दिलाने के नाम पर लोगों को ठगते थे। हालांकि जब उन्होंने कई लोगों से लाखों की रकम ठगी और पुलिस में शिकायत हुई तो इनकी पोल खुल गई। मलेशिया जा रही एक फ्लाइट की दोबारा हैदराबाद में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। दरअसल विमान के इंजन में खराबी आ गई थी, इससे इंजन से चिंगारियां निकलने लगी। फिर तुरंत उसे वापस हैदराबाद एयरपोर्ट पर ही लैंड करवा दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस दौरान कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। वो नए चुने गए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। मेहताब ओडिशा के कटक से सांसद बने हैं। वो नया स्पीकर चुने जाने तक प्रोटेम स्पीकर के पद पर रहेंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नीट को लेकर देश में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सरकार को इस मुद्दे पर लेकर घेर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पेपर लीक की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते हैं। वहीं बिहार में नीट परीक्षा में हुई धांधली में कथित पेपर लीक के मास्टरमाइंड का एक बड़े राजनेता के PS से कनेक्शन सामने आया है। इसके बाद से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है।
कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। देश में कब कौन सी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए और कब कौन सी परीक्षा रद्द हो जाए कहा नहीं जा सकता। आलम यह है कि बेहतरीन भविष्य के ख्वाब बुनने वाले छात्रों की मेहनत भ्रष्टाचारियों के आगे घुटने टेक रही है। बंद कमरों में 18-18 घंटे की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं आज सड़कों पर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद नीट परीक्षा को लेकर जारी बवाल ने आग में घी डाल दिया है। करीब 9 लाख परीक्षार्थी यूजीसी नेट के और करीब 24 लाख नीट के हैं, यानी करीब 33 लाख परीक्षार्थियों की नाराजगी अलग अलग शहरों में नजर आ रही है। इस स्कैम से तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हम लोग जो है इसके मतलब रीनीट चाहते हैं, फिर से मतलब कि एनटीए फिर से ही रीनीट कराए हम लोगों का और हम लोगों के साथ न्याय मिले। हम लोग पूरी साल भर इतनी मेहनत किए, 633 नंबर आए, उसके बाद भी मैम हम लोग साल भर तैयारी करें, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद हमको लोगों को रोड पे चल के प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जो बच्चे बढ़े हैं वो 5 गुना बढ़े बच्चे हैं, तो ये कैसे बढ़ गए एकाएक, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं। मतलब जो बच्चे बढ़ते 1000-2000 बढ़ते समझ में आता था, लेकिन एकाएक 5-5 गुना बच्चे बढ़ जाना ये मतलब क्या है? मतलब ये इसका मतलब ये बताता कि धांधली हुई है। अपनी मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर हैं तो मौका देखकर विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी नीट परीक्षार्थियों से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो, ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है, और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इम्पार्शल हुआ करते थे, वो आज इम्पार्शल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। कांग्रेस को हमलावर देख विपक्ष के दूसरे दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। लाखों युवाओं का जो भविष्य है, जो संकट में है, चाहे नीट हो, चाहे नेट हो, चाहे और हो, सिर्फ रेडियो पे परीक्षा पे चर्चा करने से युवाओं का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। पूरे देश में एक प्रकार से जो कंफ्यूजन हुआ है युवाओं के भविष्य के बारे में, उस बारे में अगर प्रधानमंत्री से हम सवाल नहीं पूछेंगे तो किनसे सवाल पूछे? शिक्षा मंत्री जो देश के थे वो शुरू में तो इनकार कर रहे थे गड़बड़ी से, लेकिन बाद में उनको स्वीकार करना पड़ा। तो आखिर जो नीट के परीक्षे जो घाल मिल के शिकार हुए, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, तो इस पर तो पूरी जिम्मेदारी भारत की सरकार की। नेट की परीक्षा तो दूसरे ही दिन रद्द कर दी गई और उसकी सीबीआई तफ्तीश जारी है, जबकि नीट परीक्षा में धांधली की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और नीट पेपर लीक मामले की जांच पटना पुलिस कर रही है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन सियासत भी तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के मुताबिक तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के भतीजे अनुराग यादव के लिए गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराया था। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। पूरे देश में नीट को लेके हाहाकार मचा हुआ है और नीट के उस हाहाकार को, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए,
एनटीए को खत्म करना चाहिए। उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। नीट 25 लाख बच्चे, उनका अंधकारमय भविष्य चिंता का विषय नहीं है। परीक्षा में धांधली और गड़बड़ियों को रोकने के लिए ही एनटीए का गठन किया गया था और दोनों परीक्षाएं एनटीए ने ही करवाई। तो फिर लीक और गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी तय करने में देरी क्यों हो रही है? सवाल ये भी है कि क्या परीक्षाएं रद्द कर देना ही समाधान है? जो बच्चे ईमानदारी से पूरे साल मेहनत कर ऐसी परीक्षाएं देते हैं, एक सुनहरा भविष्य बुनने के ख्वाब देखते हैं, वो कब तक सिस्टम की लाचारी के शिकार होते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीट एग्जाम विवाद पर मचे बवाल के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए। उन्होंने कहा कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा, एग्जाम को 0 एरर बनाया जाएगा। वहीं सरकार जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने की बात पर भी विचार कर रही है। कमेटी एनटीए पर अपनी सिफारिश देगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। हम 0 एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। और न्यूज पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें हैं और इनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाएं, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 141 अंकों पर चढ़कर 77,479 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 51 अंक उछलकर 23,567 पर पहुंचा। बैंकिंग, मेटल, ऑयल और गैस समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 120 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 72,550 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत भी 900 रुपए उछली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 92,300 रुपए पर पहुंची। जर्मनी की कार मेकिंग कंपनी फॉक्सवैगन ने अपनी नई एसयूवी थारू एक्सआर की झलक दिखाई। साथ इसके फीचर के बारे में भी जानकारी शेयर की है। इसमें नए डिजाइन का अलॉय व्हील दिया गया है। अब लोग करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की और प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती है। काबिलियत की बात चली है तो आज हम आपको पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रियांशी के बारे में बताएंगे। उसकी करिश्माई याददाश्त कमाल की है, जिससे वो हर दिन नई ऊंचाई छू रही है। रियांशी ने अपनी इसी अनूठी काबिलियत से महज 1.5 साल की उम्र में ही इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। उम्र महज 1.5 साल है। ठीक से अभी बोलना नहीं सीखा, बोतल से दूध पीती है, लेकिन याददाश्त ऐसी कि आप हैरान रह जाएं। तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली रियांशी ने रिकॉर्ड बना डाला है। रियांशी मंडल नाम की इस छोटी सी बच्ची का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। चाहे दुनिया के बड़े देशों के राष्ट्रीय झंडे हों या फिर वहाँ के खास मॉन्यूमेंट्स, जानवर हों या फल या फिर अपने देश की महान हस्तियां, सबको बस तस्वीर देखकर पहचान लेती हैं। 18 तरह के आइटम्स को वो पहचान सकती है। बोल तो नहीं पाएगी, छोटी है, वो पहचान देगी। जैसे कि आपको 15 तरह के मतलब आइटम्स में बताता हूँ।
18 आइटम्स में से आप पकड़ लीजिए, आपका देश 15 देश का जो फ्लैग उसके सामने हम उतार देंगे, वो एक एक करके वो बता देगी वो कौन सा देश का फ्लैग्स है। 8 रंग जो होते हैं हमारे, वो 8 रंग वो बता देगी कौन सा है। 13 तरह का फूल वो पहचानती। वैसे तो रियांशी अभी भी बहुत छोटी ही है, लेकिन माता पिता ने इनकी इस काबिलियत को शुरुआती दौर में ही पहचान लिया था। तब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसी चीजों और बातों को जिन्हें वो खुद याद नहीं रख पाते, रियांशी उन्हें याद रख पाती थी और इशारों में बताती भी थी। पकड़ लीजिए, हम लोग अगर कहीं बाहर जा रहे, एक चीज उसको समझाया गया कि बेटा देखो ये ऐसा चीज है, वहाँ पर हमने एक जगह पे उस सामान रख दिया, हम भूल जाते थे आने के बाद 10 दिन 15 दिन बाद घर जब हम आते थे वो हम भूल जाते थे। उसको हम लोग ऐसे बात करते थे कि हम लोग बेटा वो सामान कहाँ है, हमको खोज नहीं मिल रहा, उसको मम्मी से बात कर रहे हैं। वो क्या करती थी, वो आती थी पापा ही बोल के अंगली पकड़ के लेके जाती उस जगह पे जाके वो चीज़ हमको निकाल के दे देती थी। आज जब रियांशी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, माता पिता अपनी बेटी की प्रतिभा पर गर्व कर रहे हैं। बहुत खुश है, पूरे परिवार बहुत खुश है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि रियांशी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। ऐसे ही चाहते हैं कि आगे जाके वो और डेवलप करे और न्यामोदपुर का, आसनसोल का और इंडिया का नाम रोशन करे। रियांशी अभी अपनी काबिलियत से अनजान है, नहीं जानती कि उसने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वो रिकॉर्ड की अहमियत भी नहीं पहचानती, लेकिन जब वो कामयाबी की राह पर आगे बढ़ेगी तब ये उपलब्धि उसका हौसला बढ़ाएगी। अनिल गिरी, आसनसोल, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां पर आज की बात होगी केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर की, जिनका एक वीडियो काफी चर्चा में है। मध्य प्रदेश के धार से सांसद सावित्री ठाकुर केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं। लेकिन एक कार्यक्रम में पहुंची सावित्री ठाकुर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही से नहीं लिख पाए, जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के मुताबिक 12वीं तक पढ़ी सावित्री ठाकुर को धार जिले में हुए स्कूली बच्चों के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में उन्हें शिक्षा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना था। इससे पहले रथ पर लगे फ्लैक्स बोर्ड पर सावित्री ठाकुर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखना था, लेकिन उन्होंने बेटी पढ़ाओ बचाव दिया। उनका ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और विपक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं आम लोग भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। हमने इसी मुद्दे पर लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। हम ऐसे नेता को चुन रहे हैं जो ये लाइन भी नहीं लिख पा रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि 140 करोड़ लोगों की नेता है जिसे लोगों ने चुना। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सख्त कदम उठाने चाहिए, इनका टेस्ट होना चाहिए कि इसके योग्य हैं कि नहीं है। ये नहीं कि किसी को भी उठा के मंत्री बना दिया, किसी को भी वोट के आधार पर मंत्री बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी काबिलियत के आधार पर उसको मंत्री बनाना चाहिए। देखिए, हम लोगों का देश में एक प्रॉब्लम है एजुकेशन का। इधर पे एजुकेशन कमी है, इसीलिए जो मंत्री लोग चाहता है वही होता है। एंड वो बेसिक एजुकेशन सबको जरूरत है। क्लास एटलीस्ट मिनिमम क्लास 10 या 12 तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। कोई मिनिस्टर होने के लायक अगर होता है, हम लोगों का देश में हो गया, अगर कोई काम नहीं करता है कुछ तो मंत्री हो जाता है, ठीक है। तो वही हम लोगों का ट्रेंड चलता है। तो उसको अगर हम लोग चेंज नहीं कर पाते, हम लोग का जनरेशन नहीं चेंज कर पाता है, तो वो हम लोग का फॉल्ट है। फर्स्टली जब हर जगह हमें एग्जाम्स देने होते हैं, चाहे हम कुछ भी करते हैं, वी हैव टू क्वालिफाई समथिंग, है ना, हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके लिए भी अब एग्जाम्स होने चाहिए। एग्जाम्स होने चाहिए, जो मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है या जो भी है, व्हाटएवर द पोस्ट इज, तो उनको भी एक छोटा सा एग्जाम देना चाहिए जिससे हम देख सके कि उनकी एबिलिटी क्या है और वो कितने क्वालिफाइड है फॉर द पोजीशन। ये हमारे लिए सबके लिए दुखद भरी है घटना, क्योंकि जो हमारा मिनिस्टर खुद अपने आप में अगर वो नहीं लिख पाएगा तो हमारे आने वाले जो एजुकेशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे वो क्या करेंगे। तो देखा जाए तो आजकल जो ट्रेंड चल गया है कि एक पर्ची डाल के और मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, ये ट्रेंड भी चेंज होना चाहिए। और मेरा मानना तो ऐसा है कि कोई भी मंत्री या कोई भी पॉलिटिकल में, जैसे हम लोगों को एग्जाम दे के हम लोगों ने, जिसमें MBA किया है या ग्रेजुएशन की है या कोई और भी पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है या कोई भी पढ़ाई कर रहा है, तो सबके एग्जाम्स होते हैं। तो ऑब्वियसली इनका एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो इनका होना चाहिए कम से कम। केंद्रीय मंत्री स्कूल बेटी पढ़ाओ भी ढंग से नहीं बोल पा रही हैं, तो इससे हमें ये देखने मिलता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो चला रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वही अगर एजुकेटेड नहीं है तो पूरा देश के जो हम एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं वो कैसे पॉसिबल
अवेलेबल है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो हम लोगों ने बना ली है, बट उसको हम जो मिनिस्टर्स बना रहे हैं उनका एजुकेटेड होना भी तो बहुत जरूरी है। ग्रेजुएट तो होना चाहिए कि उन्हें पता हो कि कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हमारे केंद्रीय मंत्री ने लिख नहीं पाए, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो लिखना था स्लोगन, वो नहीं लिख पाई थी। उन्होंने कहा कि वो 12th पास है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं कि उन्हें देख के कि वो 12th पास है। उतना तो आना चाहिए था अगर उन्हें 12th पास होती तो। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो लिखी हैं वो प्रॉपर अभी हमारे जो युवक है उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर वही हमारे जो नेता वगैरह अगर वही नहीं ठीक से एजुकेट होंगे तो हमें क्या सिखाएंगे वो लोग। जितना एजुकेशन उन लोग के पास होगा उतना ही वो हमारे पूरे समाज को समझा सकते हैं, युवक लोगों को बता सकते हैं सारी चीजें कि एजुकेशन कितना जरूरी है। आज जो वो लिख नहीं पा रही हैं तो वो लोगों को क्या बोल पाएंगे, क्या बता पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे सर। अब आपको पूर्वोत्तर के राज्यों की तस्वीर दिखाते हैं जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते सिक्किम में पिछले एक हफ्ते से करीब 1200 सैलानी फंसे हुए थे, जिनका अब सेना ने रेस्क्यू कर लिया है। पर्यटकों को बचाने में सेना की त्रिशक्ति कोर की अहम भूमिका रही है। आखिरकार 12 जून से उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में फंसे 1200 से ज्यादा सैलानियों को सुरक्षित बचा लिया गया। 19 जून को 158 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और ये मिशन संपन्न हो गया। दरअसल उत्तरी सिक्किम में 12 जून की रात को हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से उत्तरी सिक्किम राज्य के दूसरे हिस्सों से कट गया, जिससे उत्तरी सिक्किम घूमने गए 1200 से ज्यादा पर्यटक फंस गए। मौसम भी खराब था, जिसके चलते रेस्क्यू का काम शुरू नहीं हो पा रहा था। बाढ़ और खराब मौसम की वजह से संचार कनेक्टिविटी भी खराब हुई थी। तब सेना के त्रिशक्ति कोर ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और व्यापक स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। धीरे धीरे पर्यटकों को मंगन जिले से निकालने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले सेना के सिग्नलर्स ने 18 जून को बीएसएनएल और एयरटेल की मोबाइल कनेक्टिविटी बहाल की। रेस्क्यू अभियान के दौरान बीआरओ ने चुंगथाम और मानुल में पर्यटकों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। बुजुर्गों को प्राथमिक चिकित्सा और सहायता भी दी गई। हम लोग झारखंड से यहाँ पर सिक्किम के लाचुंग और 0 पॉइंट हम लोग घूमने आए थे लगभग 8 से 10 दिन पहले। लेकिन बारिश इतनी जोर से होने की वजह से हम लोग का कनेक्टिविटी बहुत लॉस्ट हो चुका था। बहुत जगह लैंडस्लाइड की वजह से हमारा कनेक्टिविटी लॉस्ट होने की वजह से हमारे बीआरओ टीम ने बहुत तेजी से हमारे लिए रास्ता निकालते हुए आज हम लोग रेस्क्यू करके हमें सेफ पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम बीआरओ को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। फंसे हुए पर्यटकों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए जिला प्रशासन, बीआरओ, पुलिस, वन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ त्रिशक्ति कोर के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। सिक्किम सरकार ने पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से निकालने का भी इंतजाम किया था। बागडोगरा में 6 MI हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से 18 जून तक हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके, जिसके चलते सड़क मार्ग से बचाव कार्य शुरू किया गया और आखिरकार सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भविष्य में स्मार्टफोन में हो सकता है बड़ा बदलाव। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। सरकार ने करीब 30,000 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। आरोप है कि ये सभी मोबाइल नंबर धोखाधड़ी के कामों में शामिल थे। इनसे लोगों को फर्जी मैसेज किए जाते थे और फिर उनके साथ ठगी होती थी। उदाहरण के लिए लोगों को ऐसे संदेश आते थे कि KYC कराएं, नहीं तो आपका बिजली कनेक्शन कट जाएगा। दूरसंचार विभाग ने चक्षु पोर्टल पर मिली शिकायतों को लेकर ये कार्रवाई की। व्हाट्सएप ने अपने स्टेटस फीचर में अपग्रेड कर दिया। अब स्टेटस का पहला लुक थोड़ा बड़ा कर दिया गया। इसे क्लिक करने से पहले ही ये पता चल जाएगा कि उस स्टेटस में क्या है, यानी थोड़े संकेत मिल जाएंगे। भविष्य में स्मार्टफोन में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके संकेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने दिए। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें एलन मस्क ने पूछा कि क्या लोग X के फोनों को दिमाग में अपनी सोच के जरिए कंट्रोल करने के लिए
न्यूरालिंक इंटरफेस इंस्टॉल करेंगे। इसके नीचे कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी और एलन मस्क ने भी जवाब दिया कि भविष्य में कोई फोन नहीं होगा, केवल न्यूरालिंक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली नैन्सी पेलोसी। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं। आरक्षण के मामले में बिहार सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल अदालत ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का राज्य सरकार का फैसला रद्द कर दिया। उधर राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इससे पहले दोपहर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। यहां श्रीनगर में उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। इस मौके पर पीएम ने शेर कश्मीर स्टेडियम में सशक्त हो रहे युवाओं और कश्मीर में आए बदलाव पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। अब सुबह पीएम मोदी योग दिवस पर डल झील में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर जाने से पहले दिल्ली में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। इसमें अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल रहीं। हाल में ही पेलोसी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से भी मुलाकात की थी। यूपी के बाराबंकी में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों में नीली बत्ती और हूटर के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान दावा है कि एक पीसीएस अधिकारी की निजी गाड़ी से भी लाल नीली बत्ती हटा दी गई, साथ ही उसका चालान भी काट दिया गया। बताया जा रहा है कि चेकिंग के दौरान गाड़ी में कोई अधिकारी नहीं था, बल्कि ड्राइवर था। हालांकि अब खबर है कि जिन पुलिस वालों ने चालान किया उन्हें लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन इसका कारण साफ नहीं हो पाया। न्यूज पथ के आज के सफर में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।